नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में हम लोग बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आकलन एवं मूल्यांकन की बात करेंगे। ये टॉपिक बाल विकास के साथ साथ सब्जेक्टिव पेडागोजी में भी काम देने वाला है। इस टॉपिक में हम लोग सतत व्यापक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन और भी काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। साथ ही इस टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को मैंने लास्ट में लिया है इस वीडियो के, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चर्चा स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल्यांकन होता क्या है। मूल्यांकन एक स्वतः परिभाषित शब्द है। मूल्यांकन अपने आप में ही परिभाषित शब्द है, वो अपने आप ही अपनी परिभाषा बताता है। जब हम किसी वस्तु की गुणवत्ता का आकलन करते हैं तो वो उसका मूल्यांकन करना होता है। अब मूल्यांकन से होता क्या है? मूल्यांकन से हम किसी वस्तु या किसी प्रणाली की उपयोगिता के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वो जो वस्तु है या कोई सिस्टम है वो कितना उपयोगी है। उसके बारे में जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं उस सिस्टम या फिर उस वस्तु का। मूल्यांकन की बात जब शिक्षा के क्षेत्र में आती है तो हम एक तंत्र, जो एक सिस्टम है, उस तंत्र में शिक्षा देने वाले अर्थात शिक्षक और जो भी संबंधित व्यक्ति हैं, शिक्षा ग्रहण करने वाले यानी विद्यार्थी, शिक्षा के साथ प्रयोग में लाए जाने वाले इनपुट्स जो भी लेक्चर हैं या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं, यहाँ तक कि शिक्षा से संबंधित बनाई गई नीति निर्देश भी मूल्यांकन के अंदर आते हैं। इन सब का मूल्यांकन होता है। तो अब ये हो गई हमारी मूल्यांकन की बात। अब हम आगे चलते हैं, मूल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए। अब ये बात आती है, ये क्वेश्चन उठ के आता है कि हमें ये मूल्यांकन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मूल्यांकन कक्षा अनुरूप निर्धारित दक्षताओं, जो भी एबिलिटीज़ हैं, कितनी दक्षताएं बच्चों ने सीखी हैं। एक जो टीचिंग का उद्देश्य होता है कि बच्चे को कुछ एबिलिटी डेवलप हो, कुछ क्षमताएं, कुछ दक्षताएं उनमें डेवलप हो। तो मूल्यांकन के द्वारा बच्चे में कितनी दक्षताएं बच्चे ने सीख ली हैं इसके बारे में हम पता करते हैं। दूसरा है बच्चों द्वारा कितनी व कहाँ कहाँ त्रुटियाँ की गई हैं, इसके बारे में हमें पता लगता है। बच्चे क्या क्या नहीं सीख रहे हैं और क्यों नहीं सीख रहे हैं। बच्चे द्वारा सीख न पाने के कारण का हम पता लगाते हैं मूल्यांकन में। किस विषय में एवं किस क्षेत्र में अतिरिक्त अभ्यास करने की आवश्यकता है, ये सब चीज़ें हम मूल्यांकन के द्वारा पता कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं, इससे अभिप्राय यह है कि मूल्यांकन के द्वारा बच्चों की उपलब्धियों के साथ साथ उनकी कमजोरियों तथा कठिनाइयों का भी मूल्यांकन के द्वारा पता किया जाता है। तो ये तो बात हो गई मूल्यांकन क्यों करना चाहिए। अब मूल्यांकन होता कैसे है। तो मूल्यांकन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने 2005 में एक परीक्षा सुधार पर अमल करते हुए एक सुझाव दिया, जिसे सतत व्यापक मूल्यांकन सुझाव कहा। इसमें क्या होता है कि जो पहले जो परीक्षा प्रणाली चलती थी उसमें जो मूल्यांकन और जो परीक्षा थी उसको एक ही मान लिया जाता था। परीक्षा का उद्देश्य होता है बच्चों के प्रदर्शन तक सीमित रहता है कि बच्चे ने एग्ज़ाम में कितना स्कोर कर लिया, कितने अच्छे मार्क्स वो लेके आ गया। वो अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है तो उसमें सब चीज़ें उपलब्ध हैं, वो हर चीज़ अच्छे से कर लेता है, ये समझा जाता था। और जो बच्चे अच्छे से नंबर नहीं लेके आते थे उनको समझा जाता था कि वो हर एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं उनमें हर में पीछे रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति एजुकेशनल में अच्छा होगा और कोई व्यक्ति अदर एक्टिविटीज़ में अच्छा होगा, कोई बच्चा अदर एक्टिविटीज़ में अच्छा होगा। तो उसके लिए जबकि मूल्यांकन में क्या होता है, मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों के हर पहलू का विकास करने से संबंधित है। मूल्यांकन सीखने सिखाने के अंतर्निहित प्रक्रिया है और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। जो पुरानी परीक्षा पद्धति चलती थी उसमें क्या क्या कमियां थी, यहाँ पर बहुत सारी कमियां देखी गई। जैसे कि विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था, केवल नंबर लाने पर, 100 में से 100 अंक लाने पर ध्यान दिया जाता है। रटने की प्रवृत्ति पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। बच्चे से कहा जाता है कि रट के रटो और अच्छे से नंबर लेके आओ। कमियों को दूर करने का कोई प्रावधान नहीं होता था। जो पढ़ाया जाता था केवल उसे ही जांचा जाता था।
जो बच्चे शिक्षार्थियों ने जो सीखा है वही उसको ही जांच कर ली जाती थी और उसी के आधार पर नंबर दिए जाते थे। उनको ये मतलब नहीं होता था कि व्यवहारिक ज्ञान बच्चे को हुआ या नहीं। तो इन कमियों को दूर करने के लिए एनसीएफ 2005 ने परीक्षा सुधार पर अमल हेतु सुझाव दिए गए और इसे सतत व्यापक मूल्यांकन को मूल्यांकन की पूरी आत्मा के रूप में लागू करने की वकालत की। अब ये सतत व्यापक मूल्यांकन होता क्या है? सतत व्यापक मूल्यांकन में निरंतर और नियमित मूल्यांकन होता है और यह प्रक्रिया सीखने सिखाने के साथ चलती रहती है। तो ये सतत व्यापक मूल्यांकन किस तरह होता है? तो ये इसमें दो पहलू होते हैं, एक होता है सतत मूल्यांकन और दूसरा होता है व्यापक मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन में क्या होता है कि जो रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन के आधार पर होता है। अब ये दोनों क्या होते हैं? रचनात्मक आकलन ये होता है कि जो बच्चे का विकास है उसको रेगुलर बेसिस पर टेस्ट किया जाता है और जो योगात्मक आकलन है उसमें समय समय पर, जैसे 6 माही के अंदर टेस्ट हो गए या फिर वार्षिक टेस्ट हो गए, तो ओकेशनली यानी पीरियडली टेस्ट होते रहते हैं। और रचनात्मक आकलन में क्या होता है कि रेगुलर टेस्ट चलते रहते हैं, लगातार कक्षा में पाठ अंत के बाद बच्चे के कितना सीखा है उसने, इसके बारे में पता चलता रहता है। शिक्षार्थी जो शिक्षक हैं वो पता करते रहते हैं। तो ये होता है रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन। इसके बारे में और डिटेल में हम जानकारी आगे लेंगे। इसके अलावा अगला है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है कि इसमें दो चीज़ें संबंधित होती हैं, शैक्षिक मूल्यांकन जो शिक्षण से आधारित मूल्यांकन होता है वो, और सह शैक्षिक को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें स्पोर्ट्स और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम जिनमें बच्चे भाग ले रहे हैं या किस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, उन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता था जो शिक्षा संबंधित नहीं होती थी उन पर। तो ये बात हो गई सतत और व्यापक मूल्यांकन की। अब हम रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन को डिटेल में समझ लेते हैं। पहले देखते हैं रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक आकलन का उपयोग शिक्षक एक पाठ, इकाई या पाठ्यक्रम के दौरान छात्रों की कितनी समझ हुई, कितना उन्होंने सीखा और उनकी ज़रूरतों और शैक्षणिक प्रगति के मूल्यांकन करने के लिए करते हैं कि उनकी बच्चों की प्रगति कितनी हुई, उन्होंने कितना सीखा और उनकी क्या ज़रूरत है। इसके अलावा शिक्षक को उन अवधारणाओं, उन कॉन्सेप्ट की पहचान करने में मदद करता है ये रचनात्मक आकलन जो छात्रों को समझने में संघर्ष कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट छात्र बहुत डिफ़िकल्टी से समझ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट की पहचान इन रचनात्मक आकलन के द्वारा शिक्षक कर लेता है। और कौशल में वे प्राप्त कठिनाई, कौशल जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए उनमें क्या कठिनाई है उनके बारे में पता करते हैं शिक्षक रचनात्मक आकलन द्वारा। विद्यार्थी को यह जानने का अवसर मिलता है, इसमें शिक्षक को नहीं और विद्यार्थी को भी यह जानने का अवसर मिलता है कि उसे कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। रचनात्मक आकलन का सामान्य लक्ष्य विस्तृत जानकारी एकत्रित करना है जिसका उपयोग अनुदेश, इंस्ट्रक्शन और छात्र के सीखने में सुधार के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर इसका जो सामान्य गोल है, जनरल गोल है, वो कैसे शिक्षक बच्चे को इंस्ट्रक्ट करे, कैसे अनुदेश करे और जो छात्र हैं वो कैसे अपने शिक्षण में सुधार करें, ये है रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य। अब हम रचनात्मक आकलन किस तरह से कर सकते हैं, उनके क्या क्या उदाहरण हैं उनको देख लेते हैं। रचनात्मक आकलन आप मौखिक प्रश्न उत्तर के द्वारा कर सकते हैं, वाद विवाद द्वारा कर सकते हैं, वर्कशीट द्वारा, अवलोकन द्वारा, चेकलिस्ट द्वारा। आकलन के ये विभिन्न तरीकों के बारे में हम डिटेल में जानकारी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा सारे आकलन और मूल्यांकन की जो तकनीक है उनको हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो एक वीडियो में हम इन सारे टेक्निक्स को देख लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं योगात्मक आकलन, सबमिटिव असेसमेंट के बारे में। योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग अनुदेशात्मक अवधि के समापन पर, ये जब आप जो इंस्ट्रक्शनल जो अवधि है, टाइमलाइन है, उसके बाद छात्र ने कितना सीखा, उसके कौशल का अधिग्रहण कितना हुआ, उसने शैक्षणिक उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए जो है ना योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। आमतौर पर एक परियोजना, इकाई,
पाठ्यक्रम, सेमेस्टर, कार्यक्रम या स्कूल वर्ष के अंत में योगात्मक आकलन होता है। जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा हो गई या फिर फाइनल सेमेस्टर एग्जाम हो गया, है ना। इस टाइप से योगात्मक आकलन में विद्यार्थी को ग्रेड या मार्क्स प्राप्त होते हैं, जबकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट था उसमें जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में जानकारी मिलती थी कि क्या उन्होंने सीखा और कहाँ कमियां रह गई और कैसे उनको दूर किया जाता था, और वहाँ पर ग्रेड या मार्क्स नहीं मिलते थे। जबकि यहाँ पर ग्रेड या मार्क्स मिलते हैं जो उनके प्रदर्शन को बेहतर कर बताते हैं। अगला है योगात्मक आकलन द्वारा जाना जा सकता है कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितने सफल रहे। जो हमने पूरे सेमेस्टर भर पढ़ा या फिर पूरी जो एक पाठ्यक्रम पढ़ा उसमें के दौरान हमने कितना सीखा। योगात्मक आकलन, ये योगात्मक आकलन है। योगात्मक आकलन में छात्रों को सफल होने का सबसे अच्छा मौका देने के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं और समय सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ लिमिट सेट होती हैं, कुछ अपेक्षाएं होती हैं और निश्चित समय अवधि होती है, समय सीमा होती है, निर्धारित की जाती है। उसके आधार पर छात्रों के जो मूल्यांकन है वो किया जाता है कि बच्चे ने जो फिक्स क्राइटेरिया रखा है उसके हिसाब से कितना परफॉर्म किया है ना। तो ये हो गया योगात्मक आकलन। अब हम देख लेते हैं योगात्मक मूल्यांकन के उदाहरण। इसके अंतर्गत वार्षिक परीक्षा होती है, इसके द्वारा योगात्मक आकलन कर सकते हैं। सेमेस्टर एग्जाम, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, साक्षात्कार, प्रेजेंटेशन, इन सब के बारे में हम जानकारी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे जैसा मैंने बताया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं अधिगम के प्रतिमान। अधिगम के लिए आकलन, पहला प्रतिमान है अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। दूसरा है अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग। और चौथा है अधिगम के आकलन, असेसमेंट इन लर्निंग। तो इस तरह से ये 4 प्रतिमान होते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, तो इनको भी ध्यान से पढ़ें। पहला एक एक करके देख लेते हैं। पहला है अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन रचनात्मक आकलन और निदानात्मक आकलन पर आधारित होता है। रचनात्मक आकलन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, निदानात्मक आकलन के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए। तो जो अधिगम के लिए आकलन है वो एक रचनात्मक आकलन होता है। इसमें क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन अगले चरणों के अंक, चुनौती की पहचान, क्षमता पर जोर देना तथा छात्र के लिखित मौखिक रूप से दिए गए उत्तरों के पृष्ठपोषण, फीडबैक आदि पर जोर दिया जाता है। जो भी मौखिक या फिर लिखित परीक्षा होती है उसके आधार पर जो छात्र लिखते हैं या उत्तर देते हैं उसके आधार पर जो फीडबैक मिलता है उसके आधार पर चुनौती के लिए तैयार किया जाता है बच्चों को। यह छात्रों को सही दिशा में आगे बढ़ने तथा उनके लिए उचित निर्देशन समायोजन हेतु शिक्षकों का मार्ग प्रशस्त करता है। यह शिक्षकों को बताता है कि उनके जो बच्चे हैं उनको कैसे मार्गदर्शित करना है, कैसे उचित निर्देश देने हैं जिससे जो छात्र हैं उनका मार्ग प्रशस्त हो। इसमें कोई ग्रेड या अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं, जैसे कि रचनात्मक आकलन में कोई ग्रेड अंक नहीं प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसे अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। जो अधिगम है उसका आकलन हो रहा है कि बच्चे कितना सीखे हैं। इसमें रिकॉर्ड व्याख्यात्मक या वर्णनात्मक रूप से रखा जाता है। इसमें जो अंक के रूप में नहीं रख के व्याख्यात्मक रूप से कि बच्चे ने क्या सीखा, कहाँ गलती कर रहे, उसकी व्याख्या करके रखा जाता है, ना कि नंबर के रूप में। अधिगम की पूरी प्रक्रिया के दौरान होता रहता है। ये जो रचनात्मक आकलन है वो निरंतर चलता रहता है, ऐसा नहीं कि 2 महीने में हो गया, 1 महीने में हो गया, अंतराल में चल रहा है। ये लगातार जब भी शिक्षक चाहे वो इन सब का आकलन कर सकता है। ऑब्जर्वेशन के द्वारा पूरे निरंतर उन बच्चों का आकलन वो करता रहता है। अब हम आगे चलते हैं। अगला है अधिगम का आकलन। अधिगम के आकलन में संख्यात्मक या अक्षा ग्रेड जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड के द्वारा परिणाम निरूपण किया जाता है। इससे आप समझ गए होंगे कि ये योगात्मक मूल्यांकन है, सबमिटिव असेसमेंट है और ये
हर एक जो वार्षिक परीक्षा टाइप होता है कि हर जब पढ़ाई पूरी हो जाती है उसके बाद परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा या सेमेस्टर, तो ये अधिगम का आकलन कि बच्चे ने कितना अधिगम किया था उसका आकलन हो रहा है। अधिगम के आकलन में मानकों के साथ एक छात्र की उपलब्धियों की तुलना की जाती है। इसमें एक कुछ फिक्स्ड क्राइटेरिया, कुछ मानक होते हैं, जैसा कि हमने योगात्मक आकलन में देखा था, और उसके हिसाब से जो छात्र के है ना उपलब्धि है उनकी तुलना की जाती है। अधिगम के आकलन का परिणाम माता पिता अथवा अभिभावक, छात्र आदि को सूचित किया जा सकता है। ये जो परिणाम है वो माता पिता को दिखाया जा सकता है, अभिभावक जो हैं बच्चे को पढ़ा रहे हैं उनको दिखा सकते हैं और छात्र को सूचित कर सकते हैं। अधिगम का आकलन इकाई समाप्ति के अंत में होता है। तो ये वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा इनसे के संबंध में होता है, तो इसको हम कहते हैं अधिगम का आकलन। इनके नाम याद रखें, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अब हम देख लेते हैं अधिगम के रूप में आकलन। इसमें क्या होता है? अधिगम के रूप में आकलन छात्रों द्वारा सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। अधिगम के रूप में आकलन में छात्र अधिगम प्रक्रिया के लिए लक्ष्य निर्धारण करता है, प्रगति यानी जो प्रोग्रेस है उसका मॉनिटरिंग करता है तथा परिणामों का प्रतिबिंबित करना शामिल होता है। इसमें छात्र या व्यक्ति अपना आकलन करता है कि उसने कितनी चीज़ें सीखी हैं। तो ये होता है अधिगम के रूप में आकलन, जहाँ छात्र या व्यक्ति अपना खुद का आकलन करता है कि उसने एक जो शैक्षणिक वर्ष है उसमें कितनी चीज़ें सीखी। तो ये है अधिगम के रूप में आकलन। और आखिरी है अधिगम में आकलन। तो अधिगम में आकलन क्या होता है? अधिगम के द्वारा किसी एक प्रश्न को हल करने के लिए जो आकलन किया जाता है उसे अधिगम के लिए आकलन किया जाता है। इसमें छात्र अपने विचार प्रकट करता है। एक व्यक्ति को कोई एक प्रश्न दिया जाता है, उस दौरान वो हल करने के लिए जो आकलन करता है उसे हम कहते हैं अधिगम में आकलन। वो पढ़ाई के दौरान आकलन कर रहा है, इसलिए इसे अधिगम में आकलन कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इस जो टॉपिक है इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। पुराने पेपर में आए हुए ये सारे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है रचनात्मक मूल्यांकन है। ऑप्शन देख लेते हैं। एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा, वैल्यू जजमेंट शामिल नहीं है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। मानदंडों के साथ तुलना कर छात्र अधिगम के मूल्यांकन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। तो जो रचनात्मक आकलन है उसमें मानदंड नहीं होते हैं, कोई भी जो है ना क्राइटेरिया सेट नहीं होता है। इसमें अधिगम का के लिए आकलन होता है। जो पढ़ाया जा रहा है उसका आकलन होता है कि वो कैसे पढ़ाना चाहिए, कितना समझ में आ रहा है। और यहाँ पर कोई भी क्राइटेरिया सेट नहीं होता। क्राइटेरिया किस में सेट होता है? योगात्मक मूल्यांकन में, इसलिए ऑप्शन बी हट जाएगा। अगला है उच्च कोटि मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षार्थी की योग्यता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो शिक्षार्थी की योग्यता है उसका निर्धारण फाइनल एग्जाम में होता है, योगात्मक आकलन में होता है। जब परीक्षा का परिणाम आता है, कुछ अंक आते हैं, तब पता लगता है कि उसकी कितनी योग्यता है। तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन भी हट जाएगा। अगला ऑप्शन है शिक्षक के लिए अल्पतर लाभप्रद है, क्योंकि यह शिक्षार्थी के गुण और दोषों को जानने में मदद नहीं करता। नहीं, रचनात्मक आकलन से जो शिक्षार्थी के हैं गुण और दोषों के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर ये भी हट जाएगा। बी तो पहले ही हट चुका है, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा, वैल्यू जजमेंट शामिल नहीं होती है। जो है ना कोई भी जजमेंट या फिर ये क्राइटेरिया फिक्स नहीं रहता कि इतना अंक लाना है, इतना परसेंट बनानी है। इसमें यह रहता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और कैसे उसमें सुधार किया जाता है। रचनात्मक या आकलन में ये जुड़ा होता है और ये आदर्श धारणा यहाँ पर नहीं होती। कोई धारणा अपन फिक्स नहीं करते हैं। इसमें बस बच्चे को देखा जाता है कि कैसे बच्चे का अधिगम सुधार आ जाए। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक आकलन के अलावा एक अन्य प्रकार का आकलन जो निर्देशात्मक सामग्रियों की पर्याप्तता के बारे में
अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। ऑप्शन देख लेते हैं, निदानात्मक आकलन, अंतरिम आकलन, योगात्मक आकलन और प्रवेश आकलन। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अंतरिम आकलन, इंटरिम असेसमेंट। ये इंटरिम असेसमेंट या अंतरिम आकलन होता क्या है? इसमें क्या होता है कि मूल्यांकन होता है कि छात्र अपनी सीखने में प्रगति कितनी कर रहे हैं और कहाँ वो लैग कर रहे हैं, और यह निर्धारित करते हैं कि क्या वे भविष्य में के आकलन पर अपना प्रदर्शन करने के लिए ट्रैक पर हैं या नहीं, जैसे कि वार्षिक परीक्षा के लिए या फिर अदर एग्जाम के लिए। तो ये मूल्यांकन हम अंतरिम आकलन में करते हैं। तो अब हम अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। छात्राओं से अपेक्षाओं को पूरा करने से उनके अधिगम की क्षमता में वृद्धि होगी, यह कार्य निम्न का हिस्सा बन जाता है। तो इसमें क्या है, छात्रों से अपेक्षाएं होती हैं कि उनके अधिगम की क्षमता में वृद्धि होगी। यहाँ पर कुछ जब कोई आकलन किया उसके बाद रिजल्ट आया कि यहाँ पर उनकी ये क्षमता में कमी है, फिर आप उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उनकी अपेक्षा करते हैं कि उनके आकलन जो आपने आकलन किया था उसके आधार पर उनकी क्षमताओं में वृद्धि करेंगे। तो ये आकलन क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, सारांशित आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन और अधिगम के लिए आकलन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, अधिगम के लिए आकलन। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो हम कहते हैं रचनात्मक आकलन को, फॉर्मेटिव असेसमेंट को, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में ऐसा होता है कि जो बच्चों की कमियां दिखाई जाती हैं, देखते हैं शिक्षक और उनको अपेक्षा करते हैं कि वो इन कमियों को दूर करें और अच्छे से परफॉर्म करें, और इसको ही हम अधिगम के लिए आकलन कहते हैं, रचनात्मक आकलन को ही। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षण दिए जाते हैं तो इसे जाना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, सारांशित आकलन, नैदानिक आकलन, अंतरिम आकलन और रचनात्मक आकलन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सारांशित आकलन या योगात्मक आकलन, सबमिटिव टेस्ट। यहाँ पर जो सेमेस्टर है उसके अंत में किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वह आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, नैदानिक मूल्यांकन और प्रारंभिक आकलन। तो इस क्वेश्चन तो पता ही चल गया होगा आपको, इसको हम कहते हैं रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, राउंड रॉबिन चार्ट खाली स्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। राउंड रॉबिन चार्ट क्या होता है कि एक टाइप का ऐसा चार्ट होता है, उसमें कुछ इस टाइप से लिखे रहते हैं, यहाँ पर ये बच्चे टाइप लिखे रहते हैं, बच्चों के नाम, फिर यहाँ पर क्वेश्चन लिखे रहते हैं 1 2 3, फिर यहाँ पर जिसने सही जवाब दिया उसके आगे टिक लगा देते हैं। इस टाइप से राउंड रॉबिन चार्ट बनाते हैं। तो ये उदाहरण है जो रचनात्मक आकलन का, क्योंकि इसमें वो बच्चों की कमियां दिखाई जाती हैं और कितना सीखा है इसके बारे में पता हम कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने मूल्यांकन और आकलन से संबंधित यह टॉपिक क्वेश्चन के साथ यहाँ पर ख़त्म कर लिया है। किसी क्वेश्चन या फिर कोई कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और जो नए साथी इस वीडियो में जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं लगातार रेगुलर वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।